नमस्कार, जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स से जिसने पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी का जो सिंबल है, हाथी निशान, उसको हर दीवार पर छापने का काम किया है। पूरे देश की जो दीवारें हैं, खंबे हैं या गांव की जो गलियां हैं, उस गांव-गांव में बहुजन समाज पार्टी का जो हाथी निशान है, उसको लोगों के साथियों दिमाग में भी छापने का काम उन्होंने किया है और गांव-गांव जाकर, गली-गली जाकर बहुजन समाज पार्टी का जो प्रचार है, वो करने का काम वो कर रहे हैं। साथ ही हम उनसे ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि हरियाणा में जो इस बार विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, उसमें बहुजन समाज पार्टी की जो ताकत है, इस बार वो गठबंधन के तहत जो चुनाव लड़ रही है, वो गठबंधन कितना कमाल हरियाणा में करने जा रहा है। क्योंकि वो जो शख्स हैं, वो हरियाणा के रहने वाले हैं, लेकिन उनका जो घर है, वो पूरा घर उनका भारत देश है। वो कहीं भी जाकर जो है बहुजन समाज पार्टी की बात वो करते हैं, कैडर वो देते रहते हैं और बहुजन समाज पार्टी का जो हाथी निशान है, वो पूरे देश में उन्होंने छापने का काम किया है। तो ज़्यादा समय नहीं खराब करते हुए सीधा साथियों आपको ले चलते हैं बहुजन समाज पार्टी के एक ऐसे सिपाही जिन्होंने जो बहुजन समाज पार्टी का हाथी है, मान्यवर साहब कांशीराम, जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी की जो सिंबल है उसको घर घर पहुंचाने का काम करते थे, आज भी उसी तरह से वो शख्स उस हाथी निशान को गांव गांव तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उन शख्स का नाम है अजय भंबेवाजी। तो सीधे लिए चलते हैं आपको। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू गौतम भाई। अजय जी, आपसे हरियाणा की राजनीति की भी बात करेंगे, मिशन मूवमेंट की भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो आज आपको हाथी वाले भाई के नाम से जाना जाता है, कहीं भी आप जाते हो आपको बोलते हैं कि हाथी वाला भाई आ गया है, तो ये जो हाथी वाला अजय भंबेवा है, ये पहचान आपको बनाने में, ये जो पहचान आज आपको लोगों के द्वारा दी गई है, यहाँ तक आप कैसे पहुँचे? थोड़ा-सा इसके ऊपर आप हमारे जो दर्शक हैं उनको ज़रूर बताएँ। गिरिराज भाई, मैं आपको और आपके चैनल के सभी साथियों का मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। आपका चैनल का धन्यवाद करता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब कोरोना समय चल रहा था, 2020 की मैं बात करूँ, उस समय बहुत सारी मैंने बुकें मान्यवर साहब काशीराम बहुजन आंदोलन की पढ़ी और सबसे ज़्यादा मैंने मान्यवर साहब काशीराम को पढ़ा। और साहब काशीराम ने जिस तरीके से इस देश में मूवमेंट को खड़ा किया था 1965 से, अगर मान्यवर साहब काशीराम की बात करूँ 1965 से लेकर और मान्यवर साहब काशीराम के 2006 तक का जो संघर्ष है, शायद ही वो संघर्ष आज तक इस दुनिया में कोई कर पाया। एक आम परिवार से आने वाले मान्यवर साहब काशीराम ने इस देश की राजनीति को हिलाने का काम किया, बहुजन आंदोलन को खड़ा करने का काम किया। जिस आंदोलन को मान्यवर साहब काशीराम ने खड़ा किया, वो आंदोलन हजारों साल से चल रहे तथागत बुद्ध से लेकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तक के संघर्ष को दर्शाता है। उसी से महसूस होता है कि मान्यवर साहब काशीराम ने कितना बड़ा आंदोलन जी। इस देश में खड़ा किया। और कोरोना टाइम की मैं बात करूं, आपने पूछा कि आपने ऐसा किस तरीके हाँ, से वो जो माना, प्रेरणा कैसे है, क्या करना वो है, प्रेरणा तो आपको मैं उस कैसे पर रही आपको कि बताना चाहता हूँ। मुझे भी जो मान्यवर साहब काशीराम का जो कारवां है उसको आगे लेकर जाना है। और उन्होंने जिस तरह से जो जो नीला कलर है, जो जिसको कपड़ों में भी आप इस्तेमाल करते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, नाम मेरे याद नहीं आ रहा है, उससे उन्होंने घर घर जाकर दीवारों पर जो बसपा का निशान है वो छापने का काम किया। आज उसी लेगेसी को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, तो उसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली? और वो हम आपसे जानना चाहते हैं। मान्यवर साहब काशीराम का एक बुक पढ़ी थी मैंने, और मान्यवर साहब काशीराम की उस बुक में लिखा था कि साहब काशीराम ने जब इस मूवमेंट को खड़ा किया तो 1 लाख वॉल पेंटिंग देश के अंदर जाकर, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था जाओ अपनी घरों की दीवारों पे लिखो हम इस देश के शासक हैं। तो मान्यवर साहब काशीराम ने उसी बात को लेकर इस देश में एक जो महापुरुषों की आइडियोलॉजी थी वो घर घर तक पहुंचाने के लिए मान्यवर साहब काशीराम ने नीली स्याही ली और उसको
इस देश के अलग अलग कोणों में ले जाकर लिखने का काम किया। और उसी दौरान से मानव साहब काशीराम ने इस देश में 1 लाख वॉल पेंटिंग अपने हाथों से देश के अलग अलग कोणों में जाके की। उसी आइडियोलॉजी को जब मैंने देखा और मैंने समझा कि इस देश की मनवादी मीडिया, प्रिंट मीडिया हो आप या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या किसी भी तरीके की मीडिया हमें नहीं दिखा रही, हमारे आंदोलन को नहीं दिखा रही, महापुरुषों के संघर्ष को नहीं दिखा रही, तो मान्यवर साहब काशीराम ने ठाना कि मैं इस व्यवस्था को बदलने का काम करूंगा। तो मान्यवर साहब काशीराम ने 1 लाख वॉल पेंटिंग की। उसी को लेकर मैंने सोचा, अब साहब काशीराम के जाने के बाद मैंने सोचा क्यों ना इस आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाया जाए, और मैंने ठाना कि मैं इस देश में 2 लाख वॉल पेंटिंग करूंगा। और हाथी जो चुनाव चिन्ह मान्यवर साहब काशीराम ने दिया उसको मैं घर घर तक पहुंचाने का काम करूंगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मान्यवर साहब काशीराम की इस आइडियोलॉजी को जब मैं लेकर चला कोरोना टाइम से ही, और अब तक मैंने 1 लाख वॉल पेंटिंग देश के अलग अलग कोणों में जाके की है। चाहे वो जम्मू कश्मीर की मैं बात करूं, चाहे मैं महाराष्ट्र की बात करूं, देश के ऐसे कोने हैं, एक सिर पे है और एक नीचे है। पूरे देश में मैंने घूमने का मौका मिला, और बहुजन समाज पार्टी के ऐसे वर्करों ने जो मेरा साथ दिया, मैं उन साथियों का दिल की गहराई से धन्यवाद करूंगा। क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं था, किराया तक नहीं था, तब मैं इस मूवमेंट को लेकर चला, और आज मैंने 1 लाख वॉल पेंटिंग इस देश के अलग अलग कोनों में जाकर की। और मेरा उद्देश्य इस देश में बहुजन मूवमेंट को गति देना है, मान्यवर साहब काशीराम के आंदोलन को गति देना है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को, जिनके संघर्ष से इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनी, और 2007 से 12 की सरकार की मैं अगर बात करूं तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो करके दिखाया है, शायद ही कोई ऐसा नेता पैदा हो जो इस महापुरुषों के आंदोलन को खड़ा कर पाए। और इस आंदोलन की अगर मैं बात करूं तो मैं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने ऐसे 50 जिले हैं जिनके नाम बदल के महापुरुषों के नाम से रखा, चाहे रविदास नगर हो, कबीर नगर हो, चाहे ज्योतिबा फुले नगर हो, चाहे गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी की बात की जाए, चाहे अंबेडकर पार्क की बात की जाए, चाहे रविदास एयरपोर्ट की बात की जाए, चाहे किसी भी तरीके की महापुरुषों के आंदोलन से संबंधित किसी भी तरीके की अगर बात की जाए तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने हर क्षेत्र में को काम करके दिखाया, जो शायद ही कोई बहुजन नेता आज तक या आगे भविष्य में। अजय जी, आपने कहा कि आपने पूरे देश में 2 लाख के आसपास जो हाथी हैं उनको बनाने का काम किया है, और पूरे देश में जो बहुजन समाज पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है उसको आपने गली गली मोहल्ले मोहल्ले में पहुंचाने का काम किया है। आप कुछ यादें आज आपकी हमारे साथ भी जुड़ी हुई हैं, तो आपने पूरे देश में लगभग घूमा है। तो मैं जानना चाहता हूं कि ये जो मिशन मूवमेंट हमारा चल रहा है, अभी जो मिशन मूवमेंट जो चल रहा है, आपने ये देखा है घूम घूम कर, अभी जो मिशन मूवमेंट है आप उसको कहाँ पर देख रहे हैं, वो कहाँ पर वो पहुंच चुका है? अभी गौतम भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी मैं जस्ट 15 दिन पहले जम्मू कश्मीर में था, और जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर 1996 में हमारे 4 विधायक बने थे, और मान्यवर साहब काशीराम ने वहाँ बहुत मजबूती से काम किया है। और वहाँ जब मैंने वॉल पेंटिंग में दीवारों पे कर रहा था तो वहाँ मैंने ऐसे ऐसे लोग मिले जिन्होंने मान्यवर साहब काशीराम के कैडर सुने हैं, मान्यवर साहब काशीराम के साथ रहे हैं, या साहब काशीराम के संघर्ष को जिन लोगों ने देखा, मैंने उन लोगों से मुलाकात की। उन्होंने मुझे जब बताया कि मान्यवर साहब किस तरीके से काम करते हैं, तो दिल के अंदर एक जिज्ञासा पैदा होती है कि क्यों ना हम भी उसी आंदोलन को खड़ा करें जिस इंसान के पास किराया तक नहीं था, उस इंसान ने देश की राजनीति में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी आपको बना के दी। और मैं जिस तरीके से देश में आंदोलन को देख रहा हूँ साथियों, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आंदोलन, ये संघर्ष मान्यवर साहब काशीराम ने जब स्टार्ट किया था उस समय से अब तक 21वीं सदी का जो आंदोलन, जिसको मान्यवर बाबा साहब ने कहा था कि 21वीं सदी हमारी होगी, उस 21वीं सदी में अगर आज हम आकर देखते हैं
तो साथियों ऐसा महसूस होता है मुझे कि आने वाला समय बहुजन समाज का होगा, बहुजन समाज पार्टी का होगा। आदरणीय बहन कुमारी मालती इस देश की सबसे बड़ी जो गद्दी है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने का काम करेंगे। अजय जी, आप हरियाणा के और रहने वाले हैं, लेकिन आपका जो घर है वो तो पूरा देश ही है, आप कहते हैं, और हमने देखा भी है। लेकिन अगर मैं हरियाणा की बात करूं, हरियाणा में विधानसभा जो चुनाव है वो अक्टूबर में होने वाले हैं, तो वहाँ पर जो मिशन मूवमेंट ने अब तक जो वहाँ पर काम किया है और जो अब तक पार्टी का कामकाज रहा है, इस चुनाव में आप कैसा देख रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन भी हुआ है इंडियन नेशनल लोकदल से, लेकिन चुनाव की बात अपन थोड़ी देर पीछे करेंगे। लेकिन जो मिशन मूवमेंट है, हरियाणा में मिशन मूवमेंट कितना फला फूला है? देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात की है, क्योंकि मैं हरियाणा स्टेट से संबंध रखता हूँ और मेरा ज़िला जींद है, और जींद को हरियाणा का कैपिटल माना जाता है, और जींद से ही जी। लगभग राजनीति स्टार्ट होती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जींद के अंदर मुझे जहाँ तक ध्यान है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, तो 2009 के अंदर जींद ऐसा ज़िला था जहाँ अकेला एक भी विधायक न होने के बावजूद भी 24% वोट बैंक जींद के अंदर बहुजन समाज पार्टी को मिला था। और हरियाणा के अंदर मूवमेंट की बात की जाए तो मूवमेंट हर ज़िले के, हर गांव तक मनोहर साहब का, श्री राम का आंदोलन, बाबा साहब का आंदोलन, महापुरुषों का आंदोलन घर घर तक ज़रूर पहुंचा है। लेकिन मनोहर साहब का श्री राम ने 1980 के अंदर एक बात कही थी, रोहतक ज़िला आपको सुना होगा, वहाँ की विधानसभा मुहिम से जब DS4 इलेक्शन फाइट कर रही थी, तो साहब का श्री राम ने कहा था कि मनोहर साहब का श्री राम ने कहा था कि हरियाणा की बंजर भूमि है, ये बंजर भूमि, ये ऐसी बंजर भूमि है जहाँ पर फसल होना संभव नहीं है। लेकिन इस बंजर भूमि को अगर कोई तैयार करके इसमें बीज लगाकर पौधा तैयार करेगा, तो यहाँ से कभी भी बहुजन समाज पार्टी या बहुजन मूवमेंट का राज नहीं जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हरियाणा के अंदर आदरणीय बहन कुमारी मालती सबसे पहले प्रभारी बनकर आई थी, और बहन जी ने जिस तरीके से हरियाणा को तैयार किया है, यहाँ पर हर गांव में आपको कैडर के लोग मिलेंगे, बेस मिलेगा, और आज भी बेस उसी तरीके से खड़ा है जैसे साहब के समय खड़ा। तो अजय जी, मिशन मूवमेंट तो हमारा खैर लगातार चल ही रहा है, हरियाणा हो, यूपी हो, राजस्थान हो, खासकर जो नॉर्थ बेल्ट है उसमें जो मूवमेंट है उसने तो अपनी गति है जो पकड़ रखी है, कैसी भी परिस्थितियां हों वो मूवमेंट लगातार जारी है। और दक्षिण भारत में भी इस मूवमेंट की जो जड़ें हैं वो काफ़ी मजबूत है। आपने देखा वहाँ से भी किस तरह से जो नेता हैं वो जुड़े हुए हैं, किस तरह से उनका पार्टी से और मिशन मूवमेंट से और हमारे जो बहुजन महापुरुष हैं उनसे जुड़ाव है। अब ये जो मिशन मूवमेंट हरियाणा में आप बता रहे हैं, उसका जो रिजल्ट है हरियाणा में आप कैसा देख रहे हैं जो आने वाला विधानसभा चुनाव है? विधानसभा चुनाव की तैयारी बखूबी अच्छे तरीके से यहाँ हरियाणा के अंदर चल रही है। आकाश आनंद जी और जिस पार्टी के साथ हमारा गठबंधन हुआ है, इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का हरियाणा के अंदर गठबंधन हुआ है, उस गठबंधन की लोकसभा स्तरीय अभी मीटिंगें आपने शायद सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आपने देखी होंगी, और वहाँ भाईचारा दो पार्टियों के बीच में भाईचारा बढ़ाने के लिए लोकसभा सत्र पर ये मीटिंगें की गई थी, और ये मीटिंगें बिल्कुल सफल हुई हैं। अगर इसी तरीके से लोगों के अंदर जिस तरीके से NLO और बसपा के कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिल रहा है, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि अब की बार हरियाणा के अंदर बहुजन समाज पार्टी और NLD की सरकार हरियाणा के अंदर बनने वाली है, और NLD की सरकार बनने वाली है। और उसी दौरान मैं आपको बताना चाहता हूँ, 53-37 का हरियाणा के अंदर गठबंधन बना हुआ है, और मुझे जहाँ तक महसूस हो रहा है ये गठबंधन अब की बार सफल होगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ऐसी 10 सीटें बहुजन समाज पार्टी के पास हैं जहाँ पर बहुजन समाज पार्टी हमेशा फाइट करती है। वो सेकंड नंबर पे रहती है
या इतनी वोट लेकर वहाँ आती है कि वहाँ हमारे बगैर किसी की हिस्सेदारी नहीं हो सकती है। अब हमारे पास तो एनएलओ जिसकी हरियाणा के अंदर 4-5 बार सरकार रही है, उनकी उनकी पार्टी का वोट भी 90 की 90 विधानसभाओं पर है। अगर जहाँ हम 2-4 हज़ार वोटों से जहाँ इलेक्शन हार रहे थे फाइट करते समय, अगर वहाँ एनएलओ की वोट बैंक बसपा को कन्वर्ट होता है, तो शायद हम 10 से 15 बहुजन समाज पार्टी विधायक बनाने में कामयाब होगी, और एनएलओ जहाँ पर मजबूत है वहाँ हमारा वोट बैंक भी 10 से 15 हज़ार वोट बैंक पर विधानसभा लगभग हमारे पास है। अगर उनको उतरा तो शायद हरियाणा के अंदर अब की बार राजनीति एक नया मोड़ ले ले और हरियाणा में जी। एक नई सरकार तो क्या ये जो लोकसभा के चुनाव हुए थे अजय जी, वहाँ पर जो विपक्ष है, खासकर जो इंडी गठबंधन है, उसका अभी कितना वहाँ पर दमखम दिख रहा है? खबर आ रही है कि जो कांग्रेस है उसमें आपस में ही बहुत बड़ी जो दरारें हैं वो आई हुई हैं। देखिए, जब लोकसभा इलेक्शन की मैं बात करूं तो लोकसभा इलेक्शन में यहाँ हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही थी। एनएलडी जी, और बीएसपी अलग से चुनाव लड़ रही थी, और यहाँ एक नई पार्टी 2019 के अंदर हरियाणा में आई थी, जिसको जेजेपी आप जानते होंगे, जिसका जी। डिप्टी सीएम बीजेपी के साथ रहा, और हुँ, उनका भी अलायंस टूटा हुआ है। उन्होंने भी अलग से इलेक्शन लड़ा और बीजेपी ने भी अलग अलग से इलेक्शन यहाँ हरियाणा में फाइट किया, और छोटी-छोटी पार्टियाँ हैं, उनका कोई वजूद नहीं है। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब आम आदमी पार्टी और बिल्कुल। कांग्रेस का गठबंधन टूट चुका है, और कांग्रेस के अंदर एक हुड्डा गुट हो गया है, और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ शैलजा, कुमारी शैलजा, उसका एक अलग ग्रुप है, और सुरजेवाला आपको पता हो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे हैं, चौधरी सुरजेवाला, तो उनका भी एक अलग से ग्रुप है। बहुत सारे कांग्रेस के अंदर ग्रुप बने हुए हैं, जिसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ेगा, और इसका फ़ायदा बहुजन समाज पार्टी को उठाना पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी को उठाना चाहिए, क्योंकि जो दलित समाज के नेता हैं उनको एकजुट करके यहाँ के नेताओं ने उनको अपने साथ लाना चाहिए, और इससे हमें बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। कांग्रेस में अंदरूनी जो कलह है उसकी वजह से कांग्रेस बीजेपी को नहीं हरा सकती। यहाँ इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी ही बीजेपी जी। को सत्ता से बाहर कर खबरें सकती ये भी आ रही है कि जो कुमारी शैलजा हैं, कुमारी शैलजा चाहती हैं कि मुझको मुख्यमंत्री का जो पद है वो उम्मीदवार है वो बनाया जाए, और जो हुड्डा ग्रुप है वो कांग्रेस को हुड्डा जी का समर्थन है, वो चाहते हैं कि हुड्डा जी ही हमारा मुख्यमंत्री की चेहरा रहें। तो क्या ये जो आपसी लड़ाई है, और जो कुमारी शैलजा है वो दलित समाज से ताल्लुक रखती है, अगर कांग्रेस कुमारी शैलजा को प्रायोजित करती है और एक मुख्यमंत्री के कैंडिडेट के रूप में, तो क्या दलितों में उसका असर आप देख रहे हैं? देखिए, आपकी बात सही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी 2-4 दिन पहले कांग्रेस की राष्ट्रीय कोर कमेटी की जी, मीटिंग दिल्ली के अंदर हुई, और वहाँ पर जिस तरीके से शैलजा को बोलने नहीं दिया गया, उसको अपनी बात रखने नहीं दिया गया, वहाँ पर कुमारी शैलजा ने ट्वीट करके मैसेज दिया था कि मैं दलित महिला हूँ, इसलिए जी, मेरे को दबाया जा रहा है। और उससे पहले हरियाणा के अंदर, मैं 2019 की बात करूँ, उससे पहले हरियाणा के अंदर अशोक तंवर जो हमारे दलित समाज से आता था, वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, उसके साथ हुड्डा ने क्या किया, उसी तरीके से अब शैलजा के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। और शैलजा को मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस शैलजा को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार उतार कर प्रदेश के इलेक्शन में उतरेगी, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हुड्डा ग्रुप हमेशा से ही दूसरे जी। जो राजनीति लोग हैं, दूसरी कम्युनिटियों के जो नेता, उन पर हमेशा ही नहीं, कांग्रेस का तो खैर ये इतिहास ही पुराना रहा है, वो जब चुनाव के समय आता है तो वो दलितों को मोहरा बना लेती है, और जब चुनाव खत्म हो जाते हैं और दलितों को कुछ देने की बारी आती है तो वो उनको पीछा काट लेती है। आपने लोकसभा चुनाव में देखा, खड़गे खड़गे जी को यहाँ तक कहा गया कि जो कांग्रेस पार्टी है वो देश को पहला दलित प्रधानमंत्री देने जा रही है, उनके प्रवक्ताओं के द्वारा बड़ी बड़ी बातें कही, लेकिन जब एक नेता प्रतिपक्ष का पद उनको पास मिला तो वो नेता प्रतिपक्ष का पद भी उन्होंने, सोनिया गांधी जी ने अपने बेटे को
देना सही समझा और खड़गे जी को उन्होंने पीछे कर दिया। यही हाल आपने देखा पंजाब में जब विधानसभा चुनाव थे, तो छन्ने जी को 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बना दिया गया था। अब वही जो बात है वो हरियाणा में भी देखने को मिल रही है और लोकसभा चुनाव में इन्होंने जो संविधान को बचाने की बड़ी-बड़ी बातें कही, बाबा साहब के पोस्टरों को ये कंधे पर ऊँचे डोले। लेकिन जब ये SC/ST आरक्षण पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है, तो वहाँ पर इनको साँप सूँघ जाता है और इनके मुँह पर पट्टी बंध जाती है। तो इनका जो चाल-चलित है, क्या जनता इसको समझ रही है, या जनता अभी भी जो टीवी पर इनको जो छवि कांग्रेस की बनी हुई है, उसी के आधार पर वोट करने जा रही है? या ये जो कांग्रेस ने करके दिखाया है, बोलती कुछ है और करती कुछ है, क्या इसमें जनता को अब थोड़ा बहुत पकड़ में आ रहा है? देखिए, मैं आपने बात करी कि खड़गे को जी, इन्होंने बैक बैक में रखा और उन्हीं के नाम से चुनाव लड़ा, दलितों के नाम से चुनाव लड़ा और बाबा साहब के संविधान को उठाकर जी, कांग्रेस से गली-गली डोली और कहा कि कांग्रेस संविधान को बचाएगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर ये संविधान को बचाने वाले लोग होते, ये वास्तव में बाबा साहब को मानने वाले लोग होते, तो बाबा साहब के मरण उपरांत भी इन्होंने बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया। दूसरी बात, मैं हरियाणा की बात करूं, तो हरियाणा के अंदर ये हुड्डा सरकार कांग्रेस की सरकार 2 बार 10 साल यहाँ कांग्रेस की सरकार रही। 2004 से 2014 के बीच में कांग्रेस की सरकार रही। उस दौरान ये हरियाणा के अंदर हमारे दलित समाज के लोगों के हालात मैं आपको बताना चाहूँ तो मिर्जपुर कांड हम भूले नहीं हैं, हम भगाना कांड भूले नहीं हैं, हम भाटला कांड भूले नहीं हैं, हम ऐसे घुआड़ा कांड हम भूले नहीं हैं। घुआड़ा के अंदर आपको लारा नाम का एक वाल्मीकि नेता होता था, जिसको उसके घर पे ही जाकर हुड्डा ने मरवा दिया और वहाँ पर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी आई थी और बहन जी ने ही उस समाज के उस योद्धा का साथ दिया था और दूसरी पार्टियां वहाँ खड़ी हुई नज़र नहीं आई थी। अगर कांग्रेस हमारी हितैषी होती, हुड्डा हमारा हितैषी होता, तो शायद 10 साल के राज के अंदर हुड्डा ने एक बात कही थी, मुझे ध्यान है, जब किसी साथी को लेकर कोई दूसरी उन्हीं की कम्युनिटी का साथी अगर एक चमार के लड़के को साथ लेकर गया कि जी ये गरीब बच्चा है, इसको नौकरी लगाओ, तो उसी सीएम ने, उसी हुड्डा ने ये कहा था कि क्या जाटनियों ने लड़के जामने बंद कर दिए क्या, आप इनकी सिफारिश लेके आते हो। यहाँ तक ही उनकी मानसिकता है साथियों। तो हम इस तरीके की मानसिकता को कहाँ तक बर्दाश्त करें। अगर बात की जाए रिजर्वेशन में बंटवारे की, जो जातियों का बंटवारा करके रिजर्वेशन का बंटवारे का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, इसको लाने वाले कौन थे? हरियाणा में SC बिल करने वाले जी, कौन थे? यही 1975 में इन्होंने कांग्रेसी लोग थे, जारी किया है, यही बिल्कुल। हुड्डा था। तभी इन्होंने तो इन्हीं कांग्रेस की द्वारा लाई गई ये पॉलिसीज हैं, जिनको फूट डालो राज करो की नीति जो अंग्रेजों को कही जाती थी साथियों, ये फूट डालो राज करो की नीति कांग्रेस की थी। उस समय भी चाहे मैं किसी भी नेता की बात करें तो उस समय भी ये इसी तरीके से चलता था। इन्होंने अपना राज स्थापित करने के लिए जी, किसी हद तक भी गिर सकते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके साथियों से मैं यही अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें और बताएं हरियाणा के अंदर मिर्जपुर कांड, जहां पर दलित समाज के घरों को जलाया गया, जिंदे बच्चियों को जला दिया गया था, वहां पर हुड्डा की सरकार के अंदर FIR दर्ज तक नहीं हुई थी, जो आज कांग्रेस में बैठकर ये कह रहे हैं कि हमारा संविधान कांग्रेस बचा सकती है। मैं बताना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंदर कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता का कोई बयान तक नहीं आया कि ये हम संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। ये आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने एक बात कही है कि रिजर्वेशन को 9वीं सूची में डाल दिया जाए। 9वीं सूची में कांग्रेस ने 9वीं सूची का भी समर्थन नहीं किया, तो हम कैसे मान जी। सकते हैं कि कांग्रेस हमारी हितैषी हो सकती है। अच्छा जी, अभी आपने देखा कि जो आपकी हरियाणा की 10 जो लोकसभा सीटें हैं, वहाँ पर आकाश आनंद और इंडियन नेशनल लोकदल के जो शीर्ष नेता हैं, उन्होंने एक साझा कार्यकर्ता सम्मेलन करने का काम किया है।
10 लोकसभा हैं, उन सभी सीटों पर ये जो कार्यक्रम है ये आयोजित हुआ। ये जो कार्यक्रम है, इससे पहले गठबंधन की स्थिति और कार्यक्रम होने के बाद गठबंधन की स्थिति में आप कितना फर्क देख रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से हमने जब बात की, हम लोकसभा में भी चाह रहे थे कि हमारा गठबंधन हो, क्योंकि हमारे पास इतने इतने लोकसभा में इतना वोट बैंक नहीं है कि हम अकेले से जाके चुनाव लड़ लें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1998 के बाद जब मान्यवर साबका श्रीराम ने एनएलओ से गठबंधन किया था और हमारे हिस्से 3 लोकसभा आई थी और एनएलओ ने 7 लोकसभा में चुनाव फाइट किया था। तो वहाँ आपको एक अम्बाड़ा लोकसभा सुनी होगी, और 1998 में इन्हीं के साथ गठबंधन होने के बाद 1998 में बहुजन समाज पार्टी का अमन कुमार नागरा जो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उनको सांसद बनाने का भी बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल ने किया। तो इस गठबंधन का असर आपको मैं बताना चाहता हूँ। अभी 1 महीना, मुश्किल से 1 महीना बचा है हरियाणा के इलेक्शन का, क्योंकि 1 अक्टूबर को यहाँ वोटिंग होनी है और 4 को रिजल्ट आना है। और उसके दौरान आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की भी यहाँ रैलियाँ हैं, और जो इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश चौटाला, उनकी भी रैलियाँ होने वाली हैं। अभय सिंह चौटाला जो सीएम उम्मीदवार है, बहुजन समाज पार्टी एनएलओ ने के गठबंधन के सीएम उम्मीदवार हैं, उनकी भी रैलियाँ होने वाली हैं। आकाश आनंद जी की भी रैलियाँ होने वाली हैं, और बहुजन समाज के तमाम नेताओं की यहाँ हरियाणा के अंदर रैलियाँ होने वाली हैं। इससे पूरा असर होगा, और बीजेपी कांग्रेस बौखलाई हुई है, कहीं ना कहीं ये गठबंधन मजबूती से खड़ा हो गया तो इनको सत्ता से बाहर करने का। जी, गठबंधन की मजबूती की तो जो खबरें हैं, रिपोर्ट्स हैं, वो हम तक अजय जी लगातार आ रही हैं। असर तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है गठबंधन का, और गठबंधन की मांग भी इस समय जोरों पर है। बहुजन समाज पार्टी के जो समर्थक हैं, वोटर्स हैं, वो भी चाहते हैं कि अब बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव ना लड़े, किसी न किसी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव भी लड़े। लेकिन आप जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की जो राजनीति है वो अन्य पार्टियों से बहुत ज़्यादा अलग है। आप इस चीज़ को भली-भांति समझते हैं, कैडराइज़ हैं, आप मिशन मूवमेंट को समझते हैं। वो बातें हम दर्शकों के सामने नहीं लाना चाहते हैं कि जो अंदरूनी जो लड़ाई बहुजन समाज पार्टी अन्य जो मनुवादी पार्टियाँ जिनको बोला जाता है उनसे लड़ती है, किस तरह से वो चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी इस देश में कभी भी सत्ता में काबिज ना आए। वो क्यों नहीं चाहते हैं, ये तो कभी फुर्सत से अपन इस बात पर बात करेंगे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने जब उचित समझा और उसको लगा कि अब हमें गठबंधन का जो साथी है वो हमको सही गठबंधन का साथी हमको मिल गया है, तो बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन भी किया है और चुनाव भी लड़े हैं। माननीय बहन जी ने यूपी में अखिलेश यादव जी के साथ चुनाव लड़ा था। सारे जो उनके साथ जो पुराने जख्म थे उनको भी भुला दिया था, सिर्फ और सिर्फ जनता की भलाई के लिए। इस बार हरियाणा में उन्होंने दोबारा से अपना जो गठबंधन का साथी है उनकी राह पकड़ी है। तो जो ये गठबंधन है अजय जी, इसमें आकाश आनंद जी का जो भूमिका है और चुनाव पर उनका जो असर है उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि पहले जो गठबंधन हुआ उसमें मान्यवर साहब काशीराम की भूमिका रही, बहन जी की भूमिका रही, लेकिन इस गठबंधन में आकाश आनंद जी बड़ा चेहरा निकल कर आए हैं और उन्हीं का चेहरा जो हरियाणा वासियों को दिखाया जा रहा है। इसलिए आकाश आनंद जी की जो भूमिका है और उनका जो असर है, आप कैसा देख रहे हैं? देखिए, काफ़ी समय से युवा जो हरियाणा के युवा हैं वो चाह रहे थे कि नया चेहरा सामने आए और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करे। और आकाश आनंद जी को जिस तरीके से यहाँ हरियाणा के अंदर रैलियाँ हुई हैं, मीटिंगें हुई हैं, या उनसे जो लोग मिलते हैं उनको महसूस होता है कि वास्तव में बहुजन समाज पार्टी हमारा भला कर सकती है। और आकाश आनंद जी को लेकर हरियाणा के युवाओं में एक नई जान है, नया जोश है, लोग आगे बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। जी, तो चुनाव के मद्देनजर अगर अपन इनको देखें तो आकाश आनंद जी को क्या जो चुनाव बहुजन समाज पार्टी चाहती है, गठबंधन जो पॉजिटिव रिजल्ट चाहता है, क्या उसमें आकाश आनंद जी का कुछ असर आप देख रहे हैं कि उनकी वजह से इस गठबंधन को फायदा होने वाला है? जो युवा जो अन्य नेताओं की तरफ भाग रहे थे, लीडरशिप एक देख रहे थे कि युवा लीडरशिप
बहुजन समाज पार्टी में उनको नहीं दिखाई दे रही थी। क्या आकाश आनंद जी के आने से वो गैप उनको भरता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, लोकसभा के बाद यहाँ एक चेहरा भीम आर्मी चंद्रशेखर आज़ाद नगीना से सांसद बनकर आए, तो लोगों के अंदर और बहुजन समाज पार्टी के पास एक भी सांसद नहीं आया। तो उसको लेकर लोगों के अंदर एक ऐसा लग रहा था कि चंद्रशेखर अब एक नया चेहरा होंगे बहुजन समाज के लिए, बहुजन राजनीति के लिए। लेकिन जिस तरीके से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने आकाश आनंद की राजनीति के अंदर एंट्री करवाई और उसको फुल फ्लैग पावर हरियाणा की दी गई है, ये हरियाणा का इलेक्शन आकाश आनंद जी के नेतृत्व में हो रहा है। तो मैं जिस तरीके से फील्ड में जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, तो उनसे यही पता लग रहा है कि भाई आकाश आनंद ने एक नई रफ्तार पकड़ी है। और जो लोग ये बोल रहे थे कि चंद्रशेखर एक बहुजन राजनीति का चेहरा है, उस पर बिल्कुल नकेल कसने का काम किया है और लोगों ने आकाश आनंद जी को अपना अगला नेता मान लिया है। और इसका असर 2024 विधानसभा हरियाणा के इलेक्शन में बिल्कुल देखने को मिलेगा और एक नए युवाओं को भी एक जी। राजनीति में आने का मौका मिलेगा। तो हमारे साथ आप देख रहे थे अजय भंबेवा जी थे। पूरे देश में इन्होंने बसपा का जो चुनाव चिन्ह है वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में छापने का काम किया है। इसके अलावा उन्होंने जो लोगों के मस्तिष्क में जो हाथी चुनाव चिन्ह है उसको छापने का काम किया है। अजय जी, मैं एक आपसे अंतिम सवाल लेना चाहूंगा कि ये जो पूरा मिशन मूवमेंट को जो चल रहा है इसको लेकर और बहुजन समाज पार्टी का जो परिणाम लोग चाहते हैं वो परिणाम नहीं निकल कर आ रहा है, तो आप लोगों को क्या एक अंतिम जो संदेश है वो आप देना चाहेंगे? देखिए, मानव साहब काशीराम ने कहा था, राजनीति चले ना चले लेकिन सामाजिक आंदोलन की गति रुकनी नहीं चाहिए। उसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी अपना काम कर रही है और कंटिन्यू बहुजन समाज पार्टी एक नेता एक नीति पे चलने वाली पार्टी है। और ये पार्टी बाद में है, पहले आंदोलन है महापुरुषों का। और इस आंदोलन में हार जीत मायने नहीं रखती, मायने रखता है कि आपका सामाजिक आंदोलन कितना बड़ा, सामाजिक गति कितनी चली। और बहुजन समाज पार्टी की वजह से ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, देश के अंदर अगर आज हमारे पास 5, 6, 10 सांसद होते, तो जो क्रीमी लेयर का जो रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर या बंटवारे एबी का जो मामला चला हुआ है, शायद ही नहीं होता। यह बहुजन समाज पार्टी की पावर है। और मैं हरियाणा के लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर हरियाणा के अंदर आप चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बने, तो आप लोग मजबूती से गठबंधन को वोट दें और अपने रिश्तेदारों तक ये बात पहुंचाएं कि बहुजन समाज पार्टी हमारा भला कर सकती है, अन्यथा कोई पार्टी आपको जी। यहाँ भला नहीं कर सकती। एक बात और अजय जी मेरे याद आ गई कि जो गठबंधन है, इन्होंने इस बार बहुजन समाज पार्टी ने अपना जो परंपरागत जो उसका चुनाव लड़ने का तरीका रहा है उससे थोड़ा सा उसमें बदलाव किया है और हरियाणा के लिए उन्होंने साझा एक घोषणा पत्र भी जारी किया है। तो क्या आप जो घोषणा पत्र उन्होंने जारी किया है, क्या उसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताएंगे, हरियाणा वासियों के लिए उन्होंने क्या क्या जो साझी घोषणा है उन्होंने क्या की है? देखिए, हरियाणा के अंदर साझा जो जी घोषणा पत्र, बहुजन समाज पार्टी कभी भी घोषणा पत्र पर विश्वास नहीं करती। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने और साहब काशीराम ने कहा था कि हमारे लिए घोषणा पत्र इस देश का संविधान है, इस देश का दलित शोषित लोगों का को उनकी हक दिलाने के लिए संविधान में बात रखी गई है, उसी को मजबूत करने के लिए बहुजन समाज पार्टी लगी हुई है। लेकिन हरियाणा के अंदर अब पहली बार ऐसा हुआ, आकाश आनंद जी और अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में जो हरियाणा के अंदर इलेक्शन होने वाला है, उस इलेक्शन में एक घोषणा पत्र जारी किया गया। उस घोषणा पत्र की मैं आपको बात बताऊं तो उसमें साझी 9 बड़ी घोषणाएं हरियाणा के अंदर हुई हैं, जिसमें चाहे पेंशन, बुढ़ापा पेंशन को लेकर बात हो, चाहे बिजली को लेकर बात हो, चाहे
नौकरियों को लेकर बात हो, चाहे बैकलॉग जो मैं हरियाणा के अंदर 20,000 से ज़्यादा बैकलॉग शेड्यूल कास्ट का पड़ा है, उसको भरने की बात हो, तो सबसे बड़ी बात ये होगी हरियाणा के युवाओं के लिए और शेड्यूल कास्ट और बहुजन आंदोलन के लोगों के लिए सबसे बड़ी बात होगी कि अगर आपका 20 लाख का जो बैकलॉग हरियाणा के अंदर बचा है, अगर वो भरा गया तो ये गठबंधन और बहुजन समाज के लिए बहुत बड़ी पावर होगी, जिससे हमारे लोगों के अंदर हमारे लोग नौकरियों में जाने का जो संघर्ष कर रहे बिल्कुल। हैं उसमें जाने का मौका मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, आपने आपका कीमती समय देकर हमारे दर्शकों को मिशन मूवमेंट के साथ साथ जो बहुजन समाज पार्टी की राजनीति इस समय देश में चल रही है उस पर अपनी जो बात है उसको बताया और पूरे देश में जिस तरह से मिशन मूवमेंट चल रहा है उससे उसकी जानकारी भी आपने हमारे दर्शकों को साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपके दर्शकों के लिए दोबारा से फिर धन्यवाद और दैनिक दस्तक और गौतम भाई आपका सभी का धन्यवाद। जय भीम, जी, जय जय भारत, भीम। जय मानवता, आपका श्री राम।